होता है, इस री रेडिएशन की वजह से जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये इस री रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, बट ये अंदर आने वाली जो रेडिएशन है इसको ये गैसेस एब्जॉर्ब नहीं करती है, बट इसको एब्जॉर्ब करती है। उसका रीज़न सिंपल है, ये जो गैसेस हैं ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की गैस रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। ये जो इनवर्ड रेडिएशन है ये शॉर्ट वेव्स में है, और ये जो आउटवर्ड रेडिएशन है ये लॉन्ग वेव्स में है। दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और इसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से ये गैसेस अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं इन दोनों रेडिएशंस के। सेम रीज़न है, इसी को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। यही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो गैसेस हैं इनको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस को अगर आप देखें तो इनके डिफरेंट पावर्स हैं जिसके हिसाब से ये जो रेडिएशन है इनको एब्जॉर्ब करती हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सबसे लेस पावरफुल कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इनके रेशियो को अगर हम देखें तो ये अराउंड 1:20:200:1000 है। कहने का मतलब है अगर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और एक मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1000 टाइम्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ये जितनी गैसेस हैं इनका प्रपोर्शन बहुत कम है, इनकी अमाउंट बहुत कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दीज गैसेस क्लाइमेट चेंज के टॉक्स के अंदर। ये सेम फिनोमेना यहाँ पे भी लगता है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, सिमिलरली ये गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं। ये जितनी भी गैसेस हैं ये इनकमिंग शॉर्ट वेव्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, बट आउटगोइंग लॉन्ग वेव्स जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। इनके एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हीट सोर्स है ये सन ना होकर के जो हमारा अर्थ सरफेस है ये हो जाता है। अर्थ सरफेस यही लॉन्ग वेव्स रेडिएट करता है। इस वजह से जितना ज़्यादा पास होगा हीट सोर्स के, जितनी ज़्यादा चीज़ पास में होगी उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। ये आगे ऊपर जाते जाते इसी वजह से रेट कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे एटमॉस्फेयर जो है ये ठंडा होता जाएगा। एक रीज़न ये है, सोर्स ऑफ हीट। दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि नीचे जो है एटमॉस्फेयर के अंदर सरफेस के क्लोज में जो एटमॉस्फेयर है ये एटमॉस्फेयर डेंस है। ये डेंस होने का रीज़न क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gm1m2/r²। तो जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी और ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। इसी वजह से मैक्सिमम गैस जो है ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है। अगर हम देखें तो अराउंड 50% गैस जो है ये 5.2 किलोमीटर के अंदर है। 5.2 किलोमीटर के अंदर 50% गैसेस हैं, और अराउंड 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स में 90% गैसेस कवर हो जाती है। अगर एटमॉस्फेयर हम देखें कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है तो ये एग्जैक्ट इसका कुछ पता नहीं है अभी तक, क्योंकि ट्रेस गैसेस जो हैं ये काफ़ी दूर तक मिलती है, बट 400 किलोमीटर तक काफ़ी गैसेस मिलती हैं। उसके बाद अराउंड 1000 और 2000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये फैला हुआ है। इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी ज़्यादा डेंसिटी है इन कंपैरिजन टू अपर एटमॉस्फेयर। इस लोअर एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी गैसेस की, साथ में डेंसिटी के साथ यहाँ पे वाटर वेपर का प्रेजेंस भी ज़्यादा है। वाटर वेपर अराउंड 10 किलोमीटर तक
वाटर वेपर का प्रेजेंस अच्छा रहता है। नीचे का एरिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होगा। वाटर वेपर भी एक ऐसी गैस है जो कि हीट एब्जॉर्ब करती है। इसी वजह से लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अपर एटमॉस्फेयर। इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पॉइंट हम यहाँ ये लिख सकते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर डेंसिटी और इसी के साथ वाटर वेपर कंटेंट जो है ये ज़्यादा होता है। तो ये दो मेन पॉइंट हैं और ये दो पॉइंट जो हैं ये लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी आए थे। दोस्तों अभी हमने इवोल्यूशन पढ़ा, हमने देखा कि अर्थ में हीट जो एंटर हो रही है ये किस तरीके से हो रही है। आप क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है, बट जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब भी ध्यान में देना चाहिए कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उसके आसपास की चीज़ें देखेंगे। अगर हम सिलेबस देखें तो हम सिलेबस में यहाँ देख सकते हैं पहला हमारा है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमको पता हो कि टेम्परेचर किस तरीके से अर्थ के अंदर हीट किस तरीके से आ रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। जब हम ये जान लेंगे तभी हम ये पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ जो अर्थ पे जो सिचुएटेड है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम टेलीटॉप पे देखेंगे। सबसे पहले हम हीट बजट देखते हैं। हीट बजट का मतलब है कि जितनी हीट एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है उतनी ही हीट दोबारा से रिलीज़ भी हो रही है। जितनी हीट एंटर हो रही है उतनी ही रिलीज़ हो रही है। इसी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज़ अगर सपोज़ करिए हीट जो जितनी एंटर हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर उससे कम रिलीज़ होती तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। सिमिलरली अगर हीट ज़्यादा रिलीज़ हो रही है इनकमिंग से ज़्यादा तो अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। इसको आप क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जिसमें कि अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही यही है कि एटमॉस्फेयर जो है ये गर्म होता जा रहा है। ये गर्म तभी होता जाएगा जब ये बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। ये बैलेंस जो है इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में हीट एंटर जितनी हो रही है उतनी वापस नहीं जा पा रही है। इसी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था उन सब से रिलेटेड है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी होता है। हीट बजट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब है कि कितनी परसेंट गैस, कितनी परसेंट रेडिएशन जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। एल्बिडो एट प्रेजेंट 35% है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 यूनिट एनर्जी अगर आ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर तो 35 यूनिट्स जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस से, तो बचती है हमारे पास 65। ये 35 यूनिट्स जो हैं ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा, जिसके अंदर 29 और 6 यूनिट्स इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 29 को भी हम फर्दर 27 और 2 में डिवाइड कर सकते हैं। 27 यूनिट जो है ये मेनली क्लाउड्स की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। 2 यूनिट जो है ये अर्थ पे स्नो और आइस कवर जो है उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होती है। और ये 6 यूनिट्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है।
तो ये 35 यूनिट्स मिलती हैं और अर्थ का एल्बिडो फॉर्म करती है। रेस्ट 65 यूनिट्स जो हैं ये अर्थ के अंदर एज अ हीट एब्जॉर्ब होती है। इस 65 यूनिट्स के अंदर से 14 यूनिट्स जो हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्ट। बचती है 51 यूनिट्स। 51 यूनिट्स को हम 34 और 17 यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 34 यूनिट्स जो हैं ये डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक आती है। रेस्ट 17 यूनिट जो हैं ये एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होके अर्थ पे आती है। रिफ्रैक्शन का मतलब है, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि अर्थ लाइट जो है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं इस तरीके से। रिफ्लेक्शन ऑन द अदर हैंड, लाइट जो है ये सिमिलर सेम उसमें रिफ्लेक्ट हो गई है। ये रिफ्रैक्शन जो है जैसा यहाँ हमने देखा, ये रिफ्रैक्शन मेनली पार्टिकल्स की वजह से होता है जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं ये पोलेंस हो सकते हैं, जो कि प्लांट्स पोलेंस होते हैं वो हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये पोलेंस और जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं की वजह से हमारी जो सुबह है और जो शाम का जो समय होता है वो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो लेंथ है, वो यही डिसाइड करता है। हमारे रूम, सपोज़ करिए हम रूम में बैठे हैं, किसी एक रूम में बैठे हैं, उस रूम के अंदर जो लाइट है, ये लाइट, हमारे रूम में लाइट जो है ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है। सपोज़ करिए आप रूम में बैठे हैं और सरफेस बाहर के एटमॉस्फेयर में दिन है और दिन की वजह से जो लाइट हमारे रूम में आ रही है, या फिर सपोज़ करिए आप ट्री के नीचे बैठे हैं, तो ट्री जो है ये एक शेड आपके ऊपर है, इस शेड है, फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि उस एरिया में अंधेरा है, बल्कि वहाँ पे लाइट है। ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। जो एक पार्टिकल है उसकी वजह से जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर के आ रही है, ये इसी वजह से ट्री के नीचे या फिर हमारे रूम के अंदर लाइट होती है। सिमिलरली दिन के समय और शाम के समय जो लाइट होती है ये भी इसी रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में से हम ये पोलेंस और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको अगर रिमूव कर दें और ये रिफ्रैक्शन अगर कम हो जाए, तो जो सुबह का समय है और जो शाम का समय है उसमें लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। अगर आप शाम का समय देखें तो सूरज ढलने के बाद भी रोशनी रहती है, उसका रीज़न भी यही है, रिफ्रैक्शन। अभी हम टेलीटॉप पे देखेंगे। अर्थ में ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर के अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ये हीट अंदर आ गई है। अभी ये सेम हीट जो है ये वापस जाएगी डिफरेंट वे से, लाइक कन्वेक्शन, कंडक्शन और डिफरेंट प्रोसेस की वजह से ये वापस जाएगी। और ये जो सेम 51 यूनिट जो 65 यूनिट जो एंटर हुई थी, ये सेम 65 यूनिट्स एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। अभी हम ये हीट बजट के बाद हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। हम टेलीटॉप पे देखेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम हीट का, तो इस तरीके का ग्राफ आप बना सकते हैं। ये इक्वेटर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट है, जैसे जैसे पोलवर्ड जाते जाएंगे वैसे वैसे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होता जाएगा। अगर हम हीट बजट की बात करें तो हम इस तरीके का बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो एरिया है इसके अंदर हीट ज़्यादा है और इस एरिया के अंदर हीट कम है। इस तरीके से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पे हैं। अभी हम अगर ये चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
और ये सब डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये पर्टिकुलर 23.5 डिग्री पे ही क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। 23.5 डिग्री जो है ये अर्थ का सन से जो प्लेन है, ये प्लेन है एक, इससे 23.5 डिग्री पे सिचुएटेड है। ये जो एंगल है ये 23.5 है। इसी 23.5 डिग्री की वजह से ये 23.5 और ये 23.5 डिग्री हमने लिया है फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो एरिया है, इसी एरिया के अंदर सन रेज वर्टिकल रहती हैं और इसके बाहर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ऐसा पूरे ईयर में ऐसा कभी भी नहीं होता है जब सन की रेज डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के सरफेस पे पड़ रही हो। ऑन द अदर हैंड इक्वेटर पे ऐसा 2 बार समय आता है जब अर्थ सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ईयर में 1 बार ऐसा आता है जब सन रेज जो है डायरेक्टली अबव होती हैं। यही सब पॉइंट होते हैं जो कि वर्टिकल इक्विनॉक्स और डिफरेंट इक्विनॉक्स होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के ऊपर आता है। 23 सितंबर एंड फिर जून में आता है, 1 जनवरी में आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सन जो है इनके ऊपर रहता है। इसी वजह से ये जो एरिया है इसके अंदर हीट सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाहर जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे हीट कम होती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सन रेज जो हैं ये डायरेक्टली अबव होती हैं इस एरिया के अंदर। डायरेक्टली अबव होने की वजह से ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमको ये भी जानना पड़ेगा। जब सन रेज डायरेक्टली अबव होती है तो ये इस तरीके से आ रही होती है डायरेक्ट, और एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ये गिरती है। ऑन द अदर हैंड अगर सन रेज स्लांट है इस तरीके से, तो ये एरिया जो है ये ज़्यादा कवर करती है, ये जो सरफेस वाला एरिया है इसको ज़्यादा कवर करती है, और यहाँ पे ये एरिया कम कवर कर रही है। दोनों में सेम यूनिट ऑफ एनर्जी है। सपोज़ कर ये 1 है, 1 यूनिट इसमें है, 1 यूनिट इसमें है। तो ये जो एरिया है ये कम होने की वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पर यूनिट एरिया